नाम है? मेरा नाम राबिन सिंह है। फर्जी केस में मुझे फंसाया जा रहा है, इसका एविडेंस मेरे पास है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान किए जाने के कारण मैं एसपी महोदय के कहने पे और बड़े अधिकारियों के कहने पे मैं कोतवाली हाजिर हो रहा हूँ। और जांच की विषय पुलिस अपनी जांच करे, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फंसाया जाए, अगर मैं सही हूँ तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राबिन सिंह। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आप जो ये वीडियो में जिस आदमी को देख रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि मऊ का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रॉबिन सिंह है। आपको बता दें कि रॉबिन सिंह का एक गैंग चलता है जिसमें 40 से 50 लोग हैं, और इसके इशारे पर किसी को भी वो मार देते हैं। 400-500 रुपये खर्चे पर इसके साथ तमाम जो है साथी जो है इसके काम करते हैं, और इसके कहने पर किसी का हाथ पैर तोड़ना, किसी को गोली मार देना, किसी की जान ले लेना, इस तरह का जो काम है इसके द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि रॉबिन सिंह जो लग्जरी कार में जा रहा है, बल्कि कोई फंक्शन में नहीं जा रहा है, ये खुद को सरेंडर करने के लिए जा रहा है। अब ज़रा सोचिए कि जिस हिसाब से रॉबिन सिंह जा रहा है, आपको लगता है कि ये सरेंडर करने जा रहा है? ये वीडियो भी बना रहा है, और वीडियो में ये कह रहा है कि पुलिस जो है हमें फंसा रही है, झूठे हत्या के मामले में हमें फंसाया जा रहा है, मैं बेकसूर हूँ, और कुछ गुंडे जो हैं हमारे पीछे पड़े हैं। देखिए, जिसके नाम पर पूरा मऊ जो है दहशत में बना हुआ है, जिसके नाम से बलिया काँप रहा है, वो आदमी इस हिसाब से बोल रहा है जैसे मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत सज्जन आदमी है, इसने किसी के प्रति गलत सोच नहीं रखी है, और इसके जो काम है एक साधारण काम है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही रॉबिन सिंह है जिसने 20 दिन के अंदर में 2 हत्याएं की है। बलिया जो है इस समय काफ़ी दहशत में है, और बलिया इसके नाम से यदि कांप रहा है तो मैं आपको बता दूं कि क्यों कांप रहा है। क्योंकि बलिया के बेलथरा रोड उभाव थाना क्षेत्र में 2 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या इस रॉबिन सिंह के गैंग ने की है। पहले तो रॉबिन सिंह और उसके गैंग के आदमियों ने आयुष यादव के दोस्त समीर उर्फ मंटू को, जो किसी निमंत्रण में जा रहा था, उसको रामपुर थाना के अंतर्गत घेर कर 4 व्हीलर से आते हैं, और उसके बाद बाहर निकलकर इसको रोकते हैं, और रोकने के बाद लोहे के राड यानी छड़ से इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं कि बेचारा अधमरा हो जाता है। इनके हिसाब से वो मर चुका था। इसको जान से मारकर अपने हिसाब से वो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वो जीवित था। उसने फ़ोन किया अपने घर वालों को कि मुझे बुरी तरह से पीट दिए हैं ये सब। परिवार वाले जैसे ही सुनते हैं सन्न रह जाते हैं, और कुछ लड़के जो हैं, समीर का एक छोटा भाई सुमित कुमार गौतम, जो जाता है और उसके बाद अपने भाई की हालत देखकर काफ़ी विचलित हो जाता है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से पिटाई उसकी हुई थी। उसके बाद साथियों, मैं आपको बता दूं कि सुमित कुमार और उसके साथी कुछ मिलकर समीर उर्फ मंटू को लेकर जाकर मऊ में एडमिट कराते हैं प्रकाश हॉस्पिटल में। प्रकाश हॉस्पिटल में उसका 1 घंटे तक इलाज चला, लेकिन उसके बाद उसे रेफ़र कर दिया गया। वहाँ से सीधे वो बनारस जाते हैं ट्रामा सेंटर में, लेकिन वहाँ पर जगह खाली नहीं होती है, तो इस वजह से वहाँ से भी रेफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ये घटना साथियों मैं आपको बता दूं कि 25 नवंबर की है। 25 नवंबर देर रात को इस घटना को अंजाम दिया गया, और 25 नवंबर से समीर उर्फ मंटू जो है भर्ती था, और आपको बता दें साथियों कि अंतिम सांसें ले रहा था। इनके हिसाब से वो मर चुका था, क्योंकि इलाज जो चल रहा था गोपनीय तरीके से चल रहा था। उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि समीर उर्फ मंटू के दोस्त आयुष यादव कि जिस तरह से बेलथरा रोड में रॉबिन सिंह, पवन सिंह, राज और रोहित सोनी, ये 4 युवकों ने जिस तरह से उसको गोलियों से छलनी किया, उसके बाद बेलथरा रोड पूरी तरह से कांप गया। आपको बता दें कि आयुष यादव का दायां हाथ समीर उर्फ मंटू था, क्योंकि आयुष यादव की जान के पीछे रॉबिन सिंह के गैंग के लोग पहले से पड़े थे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि प्राक्षी यादव जो आयुष यादव की छोटी बहन थी, उसने बताया था कि 2 साल पहले भी मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद बीच में भी कोशिश की गई,
फिर जो है ये तीसरी बार उसको ये मारने में सफल रहे। प्राची यादव का कहना है कि मेरा भाई जो बनारस में होटल मैनेजमेंट का काम करता था, उसका खुद का एक होटल चलता था, और उसकी जो ज़िंदगी, उसकी लाइफ स्टाइल को देखकर ये लोग जलते थे। ये नहीं चाहते थे कि एक यादव परिवार का आदमी इस तरह से तरक्की करे, और यही जो जलन है कहीं ना कहीं उसकी हत्या का कारण बनी। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि समीर उर्फ मंटू जो दायां हाथ कैसे था, कई बार जब इसे मारने की कोशिश की गई तो समीर उर्फ मंटू ने इसकी जान बचाई थी। अब रॉबिन सिंह और उसके गैंग के लोगों को जब पता चला कि समीर उर्फ मंटू ही बार बार उसको बचा रहा है, तो पहले इसको मारा जाए। तो उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग किया, जबकि मंटू की इनसे खैर उतनी दुश्मनी नहीं थी। मंटू जो है जयमाल का काम करता था, जयमाल डेकोरेशन का कार्य करता था, इसके और भाई साथ में सब करते थे, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। लेकिन दुश्मनी का कारण तब बन गया जब रॉबिन सिंह और उसके गैंग के लोगों को लगा कि समीर उर्फ मंटू कुमार ही आयुष यादव की रक्षा कर रहा है, उसकी सुरक्षा कवच है। तो फिर इन लोगों ने प्लानिंग की कि पहले हमें इसको मारना है, समीर उर्फ मंटू कुमार को मारना है, उसके बाद इसकी हम हत्या करेंगे। तो प्लानिंग के तौर पर पहले समीर उर्फ मंटू कुमार को मारा जाता है। इन सब के हिसाब से मंटू कुमार मर गया था। उसके बाद 13 दिसंबर को आयुष यादव की हत्या को इन सब ने अंजाम दिया। अब साथियों, आपको बता दें कि इस हत्या के पीछे कई जो है सुराग सामने नजर आए हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर बेलसरा रोड पहुँचा। वहाँ के लोगों से जब मैंने बात किया, वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि आयुष यादव व मंटू कुमार का एक दोस्त राका यादव, जो इनका काफ़ी जिगरी दोस्त था, राका यादव का ही इस्तेमाल जो है रॉबिन सिंह ने किया। राका यादव को भेजा था कि जाओ उसके बारे में पता करो कि कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ जाता है, और जब मौका मिलेगा तो हम मारेंगे। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि आयुष यादव की छोटी बहन प्राची यादव और उनके पिता जो बच्चा यादव ने भी इस बात को बताया कि राका जो है पीछे पड़ा था, आगे पीछे डोल रहा था। मैंने मना भी किया आयुष से कि इसको क्यों अपने साथ में लिए हो, लेकिन आयुष को भरोसा था उसके ऊपर। लेकिन बाद में पता चला कि राका यादव भी साथ में था। आखिर आयुष के पिता का क्या कहना है, पहले आप इनका बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आखिरी बार राहुल विनोद राका के साथ निकले थे, मार्केट में गए थे कि जहाँ भी गए थे, मतलब बेलथाड़ में ही। राका दिन में कई बार 4-5 दिन से आ रहा था हमारे यहाँ। पहले आता था, लेकिन कभी कभार आता था किसी फंक्शन वगैरह, इस तरह कभी इमरजेंसी में। इधर एक सप्ताह से लगभग 5-6 दिनों से लगातार हमारा उस पर बहुत पूर्ण विश्वास भी रहा। हमने आयुष से कहा था कि इस लड़के को मत आने दो। आयुष कहे थे कि नहीं पापा, पहले बदमाशी करता था, अब ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम ना। लेकिन तब नहीं माने, विश्वास कर गए और उन्हीं के साथ गया था। जब घर से आयुष निकले थे तो कोई घबराहट या कोई बदलाव उनके अंदर नहीं, कुछ नहीं था, नॉर्मल स्थिति में। यानी कि हमारे बेटे को इसकी कोई भनक नहीं थी। अच्छा, ये आखिरी मतलब उस रोज गए थे, उनसे फोन पर आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, जो ही मैं ड्यूटी से आया हम चले गए, फिर सब्जी लाने, सब्जी लेकर आए। परिवार ने पूछा कि आयुष कहाँ है, और कपड़ा निकालते हुए हम चले गए लैट्रिन। तो अभी गया है 10-15 मिनट पहले। अच्छा, तो किसी ने घर के सदस्य या आपने कोई बातचीत उनसे? नहीं। अब हम सोचे कि लैट्रिन से निकलूं तो मैं टेलीफोन से पूछूं कि बाबू कहाँ हो। मतलब आए दिन पूछते थे उससे कि कहाँ हो, घर आओ, मत लेट सक रहो। तो हम सोचे कि लैट्रिन से निवृत्त होकर निकलते हैं तब उससे बात करूं। तो हम लैट्रिन में बैठे ही थे, अभी बहुत प्रथम स्टेज वाला लैट्रिन किए थे, वहीं फ्रेश नहीं हो पाए थे, तब तक बाहर गोलियों की आवाज़ आई। तो हमको आशंका हो गई, लेकिन तो ये आशंका नहीं कि मेरे साथ, हम तो समझ गए कोई दुर्घटना हो रही है। लेकिन हम लोगों की फिगर में इस तरह कोई बात नहीं थी जिससे मैं ये शंका करूं कि मेरे ऊपर। उसके 1-1.5 मिनट बाद और 10-20 सेकंड के बाद आयुष बाहर से आवाज़ दिया कि दरवाजा खोलो, गोली लग गई है। हम लाइटिंग से ही अपनी छोटी बच्ची को चिल्लाए कि जल्दी दरवाजा खोलो, भैया के साथ कुछ हो गया। मैं भी जल्दी धो करके बाहर आया
यही मैं बाबू के पास था, तो बाबू मेरा अभी रूम में जा चुका था, लेकिन खड़ा था। गोली यहाँ लगी थी, ये हम देखे, ब्लड गिर रहा था। तो हम हाली हाली वहीं खड़े खड़े अपना पैंट पहनने लगे कि बाबू को लेकर भागो मैं। तक बाहर से फिर भगवाया गया दरवाजा। हम तो अब डर हो गए कि हो सकता है कि वही जो मारे हैं वो हमारे घर पे चढ़ाई कर दिए। तो हमने अंदर से ही गाली भी दिया कि मातर चोट कौन है, ये तरह की बात कहा कि थोड़ा सा संयम। राका आवाज दिया कि मैं हूँ, तो खोला, रखा अंदर गया। रखा से हमको कौन मरला रखा था कि हम चिन्ह ना पौनिया। लेकिन तो मुझे इतना उससे छंद विच्छेद करने का समय नहीं था, क्योंकि हम बाबू को लेकर के बाद हम लोग चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उससे पूछे, जिस समय बाबू गवाह दे रहा था एचओ महोदय को, तो राका को लगा कि आयुष अब बोल रहा है, इसका मतलब मरेगा नहीं। तो वहाँ कह रहा है राका कि फूफा, हमको फूफा कहता था, फूफा हुए तीनों चारों रहना हंसा। फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। हम लोग चले जाते हैं मऊ से चले जाते हैं बनारस। इलाज के दौरान जब बाबू एक्सपायर कर जाता है, फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरे दाहिने तरफ ही खड़ा है। तब हमने इसको गाली देकर कहा, अरे मादर चोट, अब तो सही बता दो कौन कौन मारे हैं। वहाँ फिर कह रहा है कि नहीं फूफा, हम उन सबों को पहचान नहीं पाए हैं। जबकि मैं कैमरे में एक दिन बाद देखा हूँ कि बाबू अंदर जा रहा है। अब बाबू जो अंदर गया है, दरवाजा फिर बंद की बेटी, कैमरे में देखा हूँ, सीसीटीवी फुटेज में देखा जी ना? जी। और राका उधर में घर से थोड़ा सा आगे गया है। 2-4-10 सेकंड के लिए बात किया किसी से, छोटी मोबाइल से, पिक पैड से, और तब घुमाया दरवाजा, जो मैं खोला हूँ बता रहा हूँ पहले आपको। तो दोस्तों, आपने सुना कि आयुष के पिता बच्चा यादव ने किस तरह से इस घटना की पूरी जो जानकारी उन्होंने अपने बयान से दिया है। अब साथियों, आपको बता दें कि जो पुलिस है लगातार आश्वासन दे रही थी, चाहे आयुष के घर जाकर या फिर समीर उर्फ मंटू के घर जाकर, कि जितने भी आरोपी हैं उनको हम पकड़ेंगे और उनको गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, बल्कि जो सज़ा होनी चाहिए हत्या के मामले में वो सज़ा हम दिलाएंगे। क्योंकि साथियों, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, उसके दोषियों को उम्र कैद और फांसी की भी सज़ा सुनने को मिली है। सरफराज, जिसको फांसी की सज़ा मिली है, और उसके जो भी साथी थे उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है। उनके घरों पर बुलडोज़र भी चलाया गया। तो यही जो मांगे थी परिवार वालों की थी कि उनके घर पर बुलडोज़र चलाया जाए। तो घर के ऊपर तो बुलडोज़र चला नहीं। अब जो आरोपी, मुख्य आरोपी जो है रॉबिन सिंह पकड़ाया है। अब देखने वाली बात होगी कि रॉबिन सिंह को फांसी की सज़ा मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्योंकि जो रॉबिन सिंह के चाल ढाल थे, बिल्कुल शक हो रहा है कि इसको कुछ होगा नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ इंसाफ देते हैं, अगर परिवार वालों की जो मांग है कि मौत के बदले मौत होनी चाहिए, और योगी आदित्यनाथ उनकी मांगें पूरी करते हैं और रॉबिन सिंह को जात पात न देखकर उसको फांसी की सज़ा सुनवाते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ये हत्यारा रॉबिन सिंह बच कर निकल जाता है, तो ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ वास्तव में जो न्याय और इंसाफ दिला रहे हैं, ये जाति को देख कर दिलवा रहे हैं। इनकी जाति का यदि कोई आदमी है, अगर वो मारता है तो फिर उसके बाद यदि छूट जाता है, तो मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ जो है जात पात देखकर न्याय और इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि इस घटना से जो ये 2 हत्या हुई है, इससे पूरे बलिया में दहशत का माहौल है। मैं वहाँ पर गया, मैंने पूछने की लोगों से कोशिश भी की, लेकिन ख़ास तौर से मैं समीर उर्फ मंटू के परिवार वालों से पूछने की कोशिश की। उनके आसपास के जो पड़ोसी थे उनसे जब मैं पूछने की कोशिश की, तो वहाँ के लोग जो है सच्चाई को बताने में डर रहे थे। उनको डर इसलिए लग रहा था क्योंकि 20 दिन के अंदर ही 2 सगे दोस्तों की जिस तरह से हत्या हुई है, उसके बाद उनको भी डर लग रहा था कि अगर हम नाम लेते हैं, खुलकर बोलते हैं, तो रॉबिन सिंह हमें भी मार देगा। तो मतलब साथियों, आप समझ सकते हैं कि दहशत किस प्रकार का है वहाँ पर रॉबिन सिंह के नाम से। वहाँ पर किस तरह से बेलथरा रोड के लोग जो है रॉबिन सिंह के नाम से कांप रहे हैं, क्योंकि रॉबिन सिंह जिसको संरक्षण जो है सरकार द्वारा मिल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का माहौल बना कर रखा है रॉबिन सिंह ने। और रॉबिन सिंह के नाम से खौफ ऐसे ही नहीं है, क्योंकि रॉबिन सिंह के ऊपर लगभग 10 से ऊपर मुकदमे हैं। पवन सिंह के ऊपर 10 से ऊपर मुकदमे हैं। रोहित सोनी जो करके है उसके ऊपर SC ST के जो मुकदमे हैं,
तो जितने भी इसके गैंग के लोग हैं इनके ऊपर 10 से ऊपर मुकदमे हैं, इसके बावजूद जो है इनके ऊपर अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है योगी सरकार और उनकी पुलिस प्रशासन अपराधियों को बढ़ावा दे रही है और जाति के नाम पर ख़ास तौर से इनको खुली छूट है। और यही कारण है कि ये लोग निडर बेखौफ होकर इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।